वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 अक्टूबर के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो है उसको, यानी 19 और 20 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहला सीरीज हमारा होता है डेज एंड इवेंट्स का। तो दोस्तों 19 तारीख को कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डे नहीं था, इस वजह से उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आज हम पहला डिस्कशन अपना शुरू करेंगे नेशनल अफेयर्स से, जिसमें जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च किया है एकीकृत पोर्टल। इस पोर्टल का जो नाम है वो है भविष्य पोर्टल या भविष्य प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा कि जो केंद्र सरकार के जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी थीम है जीवन की सुगमता। इस पोर्टल को स्टेट बैंक की सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें क्या होगा कि भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली होगी इस ऐप में, जिससे उनको लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2017 से सभी केंद्रीय सरकारों और विभागों के लिए भविष्य प्लेटफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेशनल अफेयर्स के दूसरे सीरीज में देखते हैं। भारत में के पुणे में मिला है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला कहाँ पे मिला है? पुणे में। भारत के पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ओमिक्रॉन के बारे में पहली बार नवंबर 2021 में पता चला था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला न्यूज़ है कि भारत और फ्रांस फिर से बने हैं ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष, यानी भारत बना है अध्यक्ष और फ्रांस फिर से बना है सह अध्यक्ष। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह जो हैं भारत की ओर से इसके अध्यक्ष होंगे, और फ्रांस के विकास राज्य मंत्री क्रिसोला जाचा चोरूपोलू सह अध्यक्ष के रूप में चुनाव होगा। इसके बाद ISA की 5वीं जो सभा होगी 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू होगी। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो हमारा सीरीज होता है उसमें NHA, NABH, ABDM के कार्यान्वयन में तेजी के लिए इन्होंने समझौता किया है आपस में। NHA क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। NABH क्या है? इसका है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, यानी NABH। और ABDM क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इन्होंने आपस में सहयोग के लिए जो है वो समझौता किया है, जिससे कि लोगों को आसानी मिले। इसके साथ NHA की स्थापना जो हुई थी 2018 में हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। NHA और NAF दोनों मिलकर ABDM से संबंधित मानकों को शामिल करने के लिए अस्पतालों को मान्यता और मानक रेटिंग प्रदान करेंगे, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए आवश्यक संरचना का विकास करना है। ABDM के तहत प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल स्वास्थ्य ID मिलती है, और स्वास्थ्य ID को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाता है। डिजिटल रूप में क्या मतलब है? मान लीजिए ये कोई आदमी है, इसकी हेल्थ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक ऐप पर जो है वो संरक्षित रहेगी, जिससे, और इस ऐप का एक ID नंबर होगा जो इसको भी पता होगा और सरकार को भी पता होगा, पर ये और किसी एजेंसी को पता नहीं होगा, जिससे कि इसकी जो बीमारी है उसके बारे में पता हो। और देश में ऐसे मान लीजिए कितने शख्स हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, इसलिए इस ID का यूज यहाँ पर होगा। इसके बाद इसके लिए काम कौन कर रहा है कार्यान्वयन एजेंसी के लिए? तो NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके लिए काम कर रहा है। मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स की अगले सीरीज में हम देख लेते हैं। तो महिंद्रा फाइनेंस ने की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी। किस मामले में? कि मान लीजिए किसी में भी वाहन ऋण या कुछ हुआ, तो जो IPPB है यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो सबसे पहले महिंद्रा फाइनेंस को जो है रिकमेंड करेगा कि आप यहाँ से लोन लीजिए, और अपने यहाँ यानी IPPB जो है अपने यहाँ डाकघरों में नगद EMI जमा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा इसके तहत।
और इसे सबसे पहले लॉन्च कहाँ किया जाएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद अगला न्यूज हमारा डिफेंस एक्सपो से। डिफेंस एक्सपो का जो थीम है पाथ टू प्राइड है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है 12वां डिफेंस एक्सपो, और इसी के साथ ही यहीं पर जो है वो भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता भी शुरू किया गया है। विशेष रूप से इसलिए आयोजित किया गया कि भारतीय कंपनियों को प्रदर्शित करने के लिए इसका पहला संस्करण है, और भारत को शस्त्रों में यानी जो घरेलू रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना है, इसका उद्देश्य है, और अपने मित्र देशों की रक्षा की भी आपूर्ति करनी है, ये इसका लक्ष्य है। इसके बाद ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट है, समिट और कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज में, जो बांग्लादेश में आयोजित हो रहा है। 20 अक्टूबर से आयोजित होगा वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन। इसमें 70 देशों के युवा पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अपना अपना प्लान बताएंगे कि हम कैसे जो है वो क्लाइमेट से फाइट कर सकते हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन होगा, और सबसे जो 10 टॉप परफॉर्मर होंगे, यानी जिनका प्लान सबसे ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को, उनको $1000 का अनुदान प्राप्त होगा, जिससे कि वो क्लाइमेट के लिए काम कर सकें। इसके बाद वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट है। वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट जो हो रहा है दुबई में हो रहा है। इसका 22वां जो विश्व ब्लॉकचेन सम्मेलन है वो दुबई में हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कब से कब तक होगा, 17 से 19 अक्टूबर तक हो चुका है। सॉरी। शिखर सम्मेलन ब्लॉकचेन पर बातचीत के और कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार और निवेशकों सहित विशेषज्ञों को एक साथ लाने का प्रयास करेगी। इसका जो अगला सम्मेलन होगा वो दिसंबर 2022 में ही बैंकॉक में होगा। बैंकॉक कहाँ पे है, थाईलैंड में है। इसके बाद ये भारती दास जी हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, इनको नए लेखा महानियंत्रक CJA के रूप में कार्यभार संभाला है। कौन से CJA के हैं ये 27वें अधिकारी होंगे, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे पहले दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT में मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। CJA केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो महालेखा नियंत्रक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संवैधानिक निकाय का क्या मतलब है, ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं मिलता है। तो लेखांकन मामलों का प्रधान सलाहकार होता है, ये हमने डिस्कस ही कर लिया। इसके बाद CJA जो होता है केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है। किस मंत्रालय के अंदर में CJA काम करते हैं, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, और CJA कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये मैं हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 1976 में लेखा परीक्षा को लेखांकन से अलग कर दिया गया था, और लेखांकन का कार्य कैग से CJA को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कैग क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का जो है फुल फॉर्म है, ये संविधान के आर्टिकल 148 में इनका वर्णन है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है कैग, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंडेक्स और रिपोर्ट्स के अगले सीरीज में देख लेते हैं। UIDAI लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहा। ये शिकायत निवारण सूचकांक लॉन्च कौन करता है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह दूसरा महीना है जब UIDAI ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। UIDAI एक सप्ताह के भीतर लगभग 92% शिकायतों को समाधान करने में सक्षम है। DAI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, इसका जो है वो फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 12 जुलाई 2016 को हुई थी, एक कानून के तहत, आधार कानून के तहत हुआ था। और ये काम किसके अंदर में करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये काम करता है। इसके बाद इस समय UIDAI के जो CEO हैं वो सौरभ गर्ग हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ये जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये बारबरा मेटकॉफ जी हैं। बारबरा मेटकॉफ जी को 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देता है, वार्षिक पुरस्कार है। और ये कौन है, ये इतिहासकार हैं, अमेरिकी और दक्षिण एशियाई इतिहास पर अच्छा लिखती हैं ये। इसके बाद उन्होंने जो भारत और
पाकिस्तान के मुस्लिम आबादी के ऊपर इतिहास जो लिखा है उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। सर ये मैंने डिस्कस ही कर लिया, AMU द्वारा दिया जाता है सर सैयद अहमद खान की जयंती पर। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स में हम देख लेते हैं, जापान के नोहोन्सू के लिए GI टैग पाने के लिए इन्होंने आवेदन किया है। नोहोन्सू क्या है? नोहोन्सू जो है एक तरीके का शराब है, यानी मादक पदार्थ है, जो चावल को सड़ा कर यानी चावल को किण्वन करा के उससे बनाया जाता है। इसमें बस यही है। और हाल ही में सरकार जो है वो GI टैग किसको दिया है? मिथिला मखाना को दिया है बिहार में। GI टैग जो है 10 साल के लिए वैलिड होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इन्वायरमेंट से एक न्यूज आ रही है कि वन्य जीव बोर्ड ने दी मध्य प्रदेश में नए बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी। क्यों दिया है? क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ना वो 1/4 पन्ना टाइगर रिजर्व का जलमग्न हो जाएगा। किससे? केन बेतवा नदियों के जो जोड़ने की प्रक्रिया चल रही उससे। तो इसलिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व के जो टाइगर्स हैं उनको अलग जगह पे शिफ्ट करने के लिए एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई, जिसको दुर्गा टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। यह नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिलों में स्थित होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स के सेक्शन से न्यूज आ रही है कि भारतीय निशानेबाज जो हैं ISSF निशानेबाज समीर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जीता है रजत पदक। ये कौन है? भारतीय पिस्टल निशानेबाज हैं। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्पर्धा में रजत पदक जीता हुआ है। अब कितना हो गया है? ISSF जो है मिस्र के काहिरा में चल रहा है, तो मिस्र में चल रही प्रतियोगिता में अब तक कुल 14 पदक जीत चुका है भारत, जिसमें 5 स्वर्ण है, 3 रजत है और 6 कांस्य पदक जीते हुए हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज आ रही है वो है DP मनु जी से। ये DP मनु जी हैं जो ये DP मनु जी हैं जो जेवलिन थ्रोवर हैं। जेवलिन मतलब जो नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं वो वही वाले जेवलिन थ्रोवर हैं। DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में जीता है स्वर्ण पदक। नेशनल ओपन एथलेटिक्स में इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने मनु ने ही अक्टूबर 2022 में गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। एक बार आप लोग और DP मनु जी को देख लीजिए ताकि याद रहें। और नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो कहाँ रहा है? ये बेंगलुरु में हो रहा है, कर्नाटका में, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक जो न्यूज़ आ रहा है उसमें पंजाब से सबसे पहली न्यूज़ है। इसमें क्या है कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हो रहा है पंजाब में। इससे क्या होगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से कि वहाँ पर एनर्जी मिलेगी और पराली वगैरह को जलाने की प्रक्रिया होती है पंजाब और हरियाणा में, उससे भी छुट्टी मिलेगा और उससे जो है वो इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। इसके बाद असम से न्यूज आ रही है कि वहाँ पे कटी बिहू मनाया गया है। कटी बिहू एक त्यौहार होता है असम का, जिसको कोंगली बिहू भी कहते हैं। फसल की कटाई की शुरुआत और धान की बुआई के उपलक्ष्य में प्रत्येक किसान परिवार द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने घरों तथा खेतों में दीपक जला के मौसम में बेहतर फसल की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में होगा पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन। पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन इस वजह से होगा कि देश में एक समान पर्यटक पुलिस योजना को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी होंगे। पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के समन्वय से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद जो मैप्स इन सीरीज में हमारा सीरीज होता है उसमें सिंधु जल संधि यानी 1960 में जो हुआ था, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, WB के सहयोग से हुआ था सिंधु जल संधि। सबसे पहले हम इसमें मैप में देख लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी नदियाँ हैं। तो टोटल 6 नदियाँ हम लोग देख सकते हैं। इंडस यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी। अब इन तीनों के 6 नदियों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है वो इंडिया को कौन सी मिली और पाकिस्तान को कौन सी मिली। तो ICJ, आप लोग एक ट्रिक याद रखिए, ICJ का मतलब ये होता है कि ये पश्चिमी नदियां हैं और
इनकी जो ज़्यादातर पानी का उपयोग करने के लिए मिला है वो पाकिस्तान को मिला है। बाकी तीनों नदियों को जो है इंडिया को मिला है। ICJ मतलब होता है इंडस यानी सिंधु, C से चिनाब और J से झेलम। इनको तीनों को जो है वो पाकिस्तान को मिला है और बाकी की 3 नदियों यानी रावी, सतलज और ब्यास को पूर्वी नदियां हैं, पानी विशेष रूप से भारत के लिए आवंटित किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव, छोटी लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।